is Komal Vyas Sharma and I welcome you all to Advait Education powered by Gate Academy, straight way to government job। और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज टाइप ऑफ मेजॉरिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुमत। अब देखते हैं कि ये एक्चुअली होता क्या है। देखिए, जहां तक मेजॉरिटी की बात है तो आपने हमेशा एक लाइन सुनी होगी, दैट इज मेजॉरिटी विंस। कहीं पे भी आप वोटिंग कराइए और वोटिंग में जहां मेजॉरिटी जिसकी ज्यादा होती है तो हमेशा हम क्या करते हैं, उसे ही प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ज्यादातर लोग, मेजॉरिटी मतलब ज्यादातर जो लोग हैं वो एक पर्टिकुलर चीज को ज्यादा सहमति दे रहे हैं और दूसरी चीज को सहमति कम मिल रही है, इसीलिए। तो सेम इसी तरह से जब भी आपको अमेंडमेंट्स करने हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई रूल लागू करना है, कोई लॉ लेकर आना है, तो उसके लिए हमें बिल्स पास करने होते हैं पार्लियामेंट। तो सेम अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारे यहाँ पे 4 तरह की मेजॉरिटीज होती हैं। तो हम देखेंगे ये कौन कौन सी मेजॉरिटी है, किस तरह से ये मेजॉरिटी वर्क करती है, उसको भी हम देखेंगे। दूसरी चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए हो जाता है क्योंकि जब आप आगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो उसमें हम देखेंगे कि किस मेजॉरिटी को यूज करके हम क्या कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट्स, तो अगर मुझे संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर मुझे उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करने हैं, कुछ बदलाव करने हैं, तो मुझे स्पेशल मेजॉरिटी लगती है। तो वो स्पेशल मेजॉरिटी किस तरह की होगी ये जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बहुमत जो है, जो मेजॉरिटी होती है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 4 तरह की दी हुई है। सबसे पहले सिंपल मेजॉरिटी, जिसको कहते हैं साधारण बहुमत। बहुत सिंपल रहता है, आराम से आप जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं जिनको सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है, तो आराम से आपके पास आप कर सकते हो। देन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, जिसको कहते हैं पूर्ण बहुमत। एक होता है इफेक्टिव मेजॉरिटी, प्रभावी बहुमत, और स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत। हम एक एक करके देखेंगे कि ये मेजॉरिटीज किस तरह से वर्क करती हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं सिंपल मेजॉरिटी की, तो सिंपल मेजॉरिटी में बोलता है कि मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स। अब देखिए, 50% ऑफ मेंबर्स मतलब कौन हुए, सदस्य। तो जो हमारा लोकसभा या फिर राज्यसभा, ये 2 हाउसेज है पार्लियामेंट में, और इनकी पर्टिकुलर कुछ सीट्स होती है। ओके, जैसे अगर मैं बात करूं लोकसभा की, तो लोकसभा में 545 सीट्स होती है टोटल में। 543 होती है, 2 हम एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करते थे, लेकिन अब वो प्रोविजन हटा दिया गया है। अब टोटल सीट्स आपकी इलेक्टेड कितनी हो गई, 545। अभी मैं लोकसभा का एग्जाम्पल यहाँ पे ले रही हूँ। तो ऐसा बोला जाएगा कि अगर आपको कोई लॉ लाना है, कोई बिल पास करना है, और जो भी चीजें जो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो सकती है, तो उसके लिए व्हाट यू वांट कि 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट ऑन अ पर्टिकुलर डे एंड वोटिंग ऑन एनी बिल। सपोज कि एक कोई पर्टिकुलर डे है मंडे, तो मंडे को अगर मैंने कोई बिल को प्रस्तुत किया है जिस पर वोटिंग होनी है, तो जरूरी नहीं है कि पूरे 545 मेंबर्स उस दिन प्रेजेंट हो, कुछ एब्सेंट भी हो सकते हैं, और ये भी जरूरी नहीं है कि 545 पूरे इलेक्ट होकर आए हों। अब सीट्स तो आपने फिक्स कर दी है, लेकिन हो सकता है उसमें से 540 ही आए हों और 5 सीट्स आपकी वेकेंट हो, तो ये सब चीजें हो सकती हैं। तो सिंपल मेजॉरिटी किसे माना जाएगा, देखिए। तो हम क्या करेंगे, हम ये बोल रहे हैं कि जितने मेंबर्स भी प्रेजेंट हैं और वोटिंग कर रहे हैं, यानी क्या बोला, कितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोटिंग कर रहे हैं, तो वो 50% से ज्यादा होने चाहिए, जो कि क्या करेंगे, आपके वोट पर हामी भरेंगे। देखिए, अगर मैं बोलूं कि एक हाउस है, तो एक हाउस की स्ट्रेंथ कितनी हुई हमारे पास में, 545। अब 545 में से ये समझो कि 5 सीट्स आपकी वेकेंट है, इसमें कोई इलेक्ट होकर आया ही नहीं, तो अब कितने बचे आपके पास में, 540। ये 540 हमारे किस में हो गए, लोकसभा में मेंबर्स हो गए हैं। लेकिन उस पर्टिकुलर डे जिस दिन वोटिंग होनी है, उस दिन 20 लोग क्या हो गए, आपके एब्सेंट हो गए। तो 20 खत्म हो गए, तो कितने बचे, 520 बचे। और इन 520 में से जो 20 मेंबर्स हैं वो ये कहते हैं कि हम वोट नहीं करेंगे, हम वोटिंग करेंगे ही नहीं, ये भी प्रोविजन है, आप बोल सकते हो। तो अब कितने बचे आपके पास में, 500। तो अगर कोई बिल है जो सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे कि जितने प्रेजेंट एंड वोटिंग वाले हैं, मतलब 500 है जो प्रेजेंट भी है और वोटिंग वाले हैं, ठीक, तो इसका 50%,
इसका 50% करेंगे और मोर देन 50% लिखा है, जो पहला वर्ड लिखा है वो क्या लिखा है, मोर देन 50%, तो 50% में नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपने +1 किया तो +1 में कितने हो गए आपके पास में, 251 हो गए। अब ये तो मेजॉरिटी में आ गई ना, ये तो हाफ हो गए, हाफ में बराबर बराबर हो गया। लेकिन जैसे ही मोर देन 50% होता है तो अगर एक भी हो गया तो मतलब मोर देन है। तो 251 लोग अगर किसी पर्टिकुलर बिल के लिए हाँ बोल देते हैं तो फिर वो बिल आपका क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। मतलब कि दे शुड वोट इन द फेवर। अगर 251 लोग बोलेंगे कि नहीं ये पर्टिकुलर चीज पास नहीं होनी चाहिए तो ये पास नहीं होगी। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो देखिए, और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ये बोलता है कि जो हमारी एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ है, जो टोटल स्ट्रेंथ है, तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी है आपकी 545, तो उसका मोर देन 50% होना चाहिए, तो ही वो पर्टिकुलर बिल जो है वो पास होगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बिल्स होते हैं जिसपे क्या लगता है आपका एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो देखिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होगा कि टोटल आपके पास कितनी स्ट्रेंथ है, 545 है, तो मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। तो 50% कितना हुआ इसका, 545/2, और उसमें +1 तो मतलब 273। इतने लोग अगर एक पर्टिकुलर बिल को जो कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पास होगा, अगर उस पर हाँ बोल देते हैं, उसके फेवर में बोल देते हैं, तो फिर ये बिल आपका पास हो जाएगा। ये ज्यादा टफ होता है एज कंपेयर टू सिंपल मेजॉरिटी। जो सिंपल मेजॉरिटी अभी हमने देखी तो उसमें 251 ही लग रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको कोई बिल पास करने के लिए कितने लोग चाहिए, 273 चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो इस तरह के टॉपिक्स होंगे जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो उसमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की जरूरत हमें पड़ती है। अब आगे देखते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। अब देखिए इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या बोलता है, टोटल स्ट्रेंथ, आपके पास जो टोटल स्ट्रेंथ है कितनी है, 545 है टोटल स्ट्रेंथ, उसमें से जो वैकेंसीज हैं, जो आपके रिक्त पद हैं बोलते हैं जिसको, जिस पर कोई इलेक्ट होकर या कोई नॉमिनेट होकर आया ही नहीं है, तो वो कितनी वैकेंसीज हैं। तो सपोज 545 में से 5 इस तरह की वैकेंसीज हैं जिस पर कोई इलेक्ट होकर आया ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, ये दोनों को माइनस कर दूंगी। तो अब मेरे पास कितना बचा, 540 बचा। तो मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव मेजॉरिटी। ओके, तो ये क्या हो गई हमारी इफेक्टिव मेजॉरिटी। इसको माना जाएगा कि अब इसमें से मैंने वैकेंसीज को हटा दी, तो अब मेरे पास कितने बचे, 540 बचे। तो देखो अब इसमें कोई एब्सेंट रहे कोई प्रेजेंट रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, कोई अगर बोल रहा है कि वोटिंग नहीं करनी उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, वैकेंसीज को हटा रहे हैं। अब इसका हम क्या करेंगे, मोर देन 50% अगेन, तो इसका 50% मतलब क्या हो गया, 540 डिवाइड बाय 2 + 1 मतलब 271। तो इतने लोग इन फेवर में अगर बोलते हैं तब कहीं जाकर आपका क्या हो जाएगा, आपका जो बिल है वो पास हो जाएगा। अब देखो अगर आप देखोगे तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के लिए अभी भी ज्यादा लोग चाहिए एज कंपेयर टू इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो सबसे कम किसके लिए चाहिए हमें, सिंपल मेजॉरिटी के लिए, देन इफेक्टिव मेजॉरिटी, और उसके ऊपर में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। आई होप आपको ये तीनों मेजॉरिटीज जो है वो समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इफेक्टिव मेजॉरिटी का आप यूज कहाँ कहाँ कर सकते हो। तो अगर मुझे वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे, तो वाइस प्रेसिडेंट को अगर मुझे रिमूव करना है, हटाना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इफेक्टिव मेजॉरिटी का यूज कर सकती हूँ। इसके अलावा अगर मुझे डिप्टी चेयरमैन को भी हटाना है, कहाँ के, राज्यसभा को के। अब देखिए जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही हमारे चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, तो उसके बाद में कौन आ जाएंगे, डिप्टी चेयरमैन। तो अगर मुझे चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन को हटाना है राज्यसभा, तो मैं इफेक्टिव मेजॉरिटी को यूज करूंगी। इसके अलावा अगर मुझे स्पीकर को भी हटाना है ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा, तब भी मैं क्या यूज करूंगी, इफेक्टिव मेजॉरिटी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। अब इसको अलग से इसलिए देखना जरूरी क्योंकि इसका खुद का अलग से बाइफर्केशन हुआ है 3 अलग अलग पार्ट में। तो जो मेजॉरिटी ये तीनों के अंदर में नहीं आती वो आपकी क्या होती है, स्पेशल मेजॉरिटीज होती है। अब देखिए जो स्पेशल मेजॉरिटी है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 जगह पे अलग अलग जगह पे लिखी हुई है और अलग अलग तरह से डिफाइंड है। तो देखते हैं
सबसे पहले आर्टिकल 61 के अंदर में हमारी स्पेशल मेजॉरिटी डिफाइंड है। अब आर्टिकल 61 किस बारे में बात करता है? ये बात करता है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। हिंदी में कहते हैं महाभियोग लगाना राष्ट्रपति के खिलाफ। इसका मतलब होता है कि अगर मुझे मेरे प्रेसिडेंट को हटाना है उनके पोस्ट से, तो बिकॉज वो एकदम टॉप डिग्नेटरी है तो उसे आप नॉर्मली तो हटा नहीं सकते, तो उसके लिए एक इम्पीचमेंट प्रोसेस की जरूरत पड़ती है जिसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब अगर मुझे प्रेसिडेंट को हटाना है तो मैं उसको हटाऊंगी कैसे? तो इसकी जो प्रोसेस है वो हम प्रेसिडेंट जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। यहाँ पे हमें यही देखना है, इसको हटाने के लिए, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए हमें लगती है स्पेशल मेजॉरिटी। और ये स्पेशल मेजॉरिटी कैसी होगी? 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी है अपनी? 545 थी, तो 545 का 2/3, तो ये क्या हो जाएगा आपका 366। मतलब अगर मुझे प्रेसिडेंट को हटाना है तो हर हाउस में, ईच हाउस, लोकसभा में अलग, राज्यसभा में अलग। यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल्स दिए ये सब लोकसभा को देखकर दिया है मैंने, ओके, एक एग्जांपल के तौर पर। तो रिमेंबर कि आपको कितने लोग लगेंगे। अगर मैं लोकसभा की बात करूं और अगर 545 मेंबर्स हैं तो उनका 2/3 मतलब 366 मेंबर्स जब हामी भर देंगे, हाँ बोल देंगे, तब कहीं जाके प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाएंगे। ये चीजें यहाँ पे आपको याद रखनी। दैट इज आर्टिकल 61 के अंदर में इस तरह की स्पेशल मेजॉरिटी होती है फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब एक चीज देखो, जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हम बात करते थे उसमें भी हम टोटल स्ट्रेंथ लेते थे और यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं? टोटल स्ट्रेंथ को ले रहे हैं। बस डिफरेंस क्या है? वहां पे 50% मोर देन 50% था, यहाँ पे क्या रहेगा? 2/3 रहेगा। इस चीज को आपको याद रखना है कि जो भी स्पेशल मेजॉरिटीज आएंगी ना, ये सब में अब आपका एक कंसेप्ट ना 2/3 का आ जाएगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। अब देखिए मैंने क्या बोला था, स्पेशल मेजॉरिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 जगह लिखी हुई है। तो एक हो गया हमारा आर्टिकल 61। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा है आर्टिकल 249। तो जब भी पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट के लिए कोई लॉ बनाना है, मैंने क्या बोला? स्टेट लिस्ट के लिए। स्टेट लिस्ट कहां पे है? हमारे 7th शेड्यूल के अंदर में हमने लिस्ट बनाई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो उसमें जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके लिए अगर कोई लॉ बनाना रहे किसको? पार्लियामेंट को, तो वो किसके थ्रू बना सकती है? आर्टिकल 249 के लिए। ओके, तो अब लॉ कैसे बनाएगी भैया? उसके लिए भी तो मेजॉरिटी चाहिए कि उतने लोग हाँ बोलना चाहिए। तो अब क्या होगा? देखिए इसका स्पेशल मेजॉरिटी कैसा होता है? 2/3 एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग। इजी वाला है कि जितने लोग प्रेजेंट हैं उस दिन। तो ये देखिए वो प्रीवियस एग्जांपल ही लिया हुआ है कि जैसे 545 टोटल थे, 5 उसमें वैकेंसीज थी तो वो 540 हो गई, देन 20 एब्सेंट हो गए और 20 लोगों ने वोटिंग करने से मना कर दिया। तो ये कितना हो गया आपके पास में? 500। तो 2/3 ऑफ दी 500। तो इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। सो दैट विल बी द स्पेशल मेजॉरिटी फॉर एनी फॉर द लॉज जो आप बना सकते हो अंडर स्टेट लिस्ट। ये हो गया आपका आर्टिकल 249। अब सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज आर्टिकल 368। अब देखिए आर्टिकल 368 किस बारे में बात करता है? इट टॉक्स अबाउट द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर मुझे संविधान में ही कुछ अमेंड करना है, कोई चीज को अगर मुझे संविधान के अंदर में बदलना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं भैया? वो भी आप नॉर्मली एक मेजॉरिटी में कोई पार्टी है तो नहीं कर सकते ना, उसके लिए आपको पार्लियामेंट के परमिशन की जरूरत होगी। तो पार्लियामेंट में कौन है? लोकसभा, राज्यसभा। तो आपको अलग अलग दोनों से आपको क्या करना पड़ेगा? मेजॉरिटी लेनी पड़ेगी, तब कहीं जाके आप अमेंडमेंट्स कर सकते हो। अब देखो 2 टॉपिक्स है। एक होता है अगर आप संविधान में कुछ ऐसी चीज को अमेंड करना चाहते हो जिसमें स्टेट्स इन्वॉल्व है। स्टेट्स इन्वॉल्व का मतलब होता है कि ऐसे लॉज जिसमें कहीं ना कहीं स्टेट्स आपके क्या होंगे? इफेक्ट होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट का इलेक्शन, तो आप देखोगे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में कौन कौन रहता है? लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स, उसके अलावा जो विधानसभा है स्टेट्स की, उनके भी मेंबर्स रहते हैं। तो अब इसमें क्या हो गया? आपकी स्टेट आ गया, तो कहीं ना कहीं तो उससे रिलेटेड चीजें अगर आपको अमेंड करनी है तो उसके लिए अलग मेजॉरिटी है, और अगर
कोई ऐसी चीज है जिसमें स्टेट्स इन्वॉल्व नहीं है, स्टेट से रिलेटेड नहीं है, उसके लिए अलग मेजॉरिटी लगती है। तो देखिए, अगर स्टेट इन्वॉल्व नहीं है किसके अंडर में, आर्टिकल 368 के अंदर, अगर मुझे मेरे संविधान को अमेंड करना है, संशोधित करना है, और उसमें अगर राज्य इन्वॉल्व नहीं है, तब मैं क्या करूंगी, देखो तब की मेजॉरिटी जो है, स्पेशल मेजॉरिटी, वो कैसी रहेगी, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग अपने एग्जाम्पल में क्या था, 500, एंड साथ में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी होनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए ना साथ में। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मतलब क्या हुआ आपका, 545 क्या हाफ प्लस 1, ये चीज। तो जब ये आपका पास हो जाता है, ये दोनों चीजें आपकी क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए, तब कहीं जाके आप ये कह सकते हो कि ओके, अब हमारे पास में क्या आ गया है, स्पेशल मेजॉरिटी है और हम कोई लॉ को बदल सकते हैं जो कि स्टेट से रिलेटेड ना हो। अब देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास में आ जाएगा 324 के आसपास में कुछ आएगा, और सेम अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 274, मतलब ये दोनों आपके पास होने चाहिए। ओके, ये भी आपका होना चाहिए और ये भी, तब कहीं जाके आप क्या कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूएंट को अमेंड, क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आप अमेंड कर सकते हो। इसलिए बहुत ज्यादा कठिन होता है करना, बहुत कम ही ऐसे टाइम होते हैं जब आप इनको कर सकते हो। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, अगर स्टेट्स इन्वॉल्व हैं तब क्या करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर कोई ऐसा हमें अमेंडमेंट करना है जिसके अंदर में स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, तब हम क्या करेंगे, देखो एकदम इजी है। पहला है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो हमने देखा 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग में हमने क्या एग्जांपल में आया था हमारे 500, साथ में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होना चाहिए, मतलब 545 +1 ये भी होना चाहिए। साथ में क्या होगा, रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स, मतलब आप क्या करोगे, स्टेट्स की विधानसभा में उस बिल को आप भेजोगे, और अगर 50% स्टेट्स ने हाँ बोल दिया, कितने स्टेट्स, 50% स्टेट्स, तब वो क्या हो जाएगा, आपका बिल पास हो जाएगा। अब वो जो 50% स्टेट्स जो है वो खुद अपने विधानसभा में पहले इसको पास करेंगे ना बिल को, और उसके बाद में वो लोग वहां पे भी देखेंगे कि मेजॉरिटी में क्या है, तो वहां कौन सी मेजॉरिटी लगेगी, जो भी विधानसभा है। तो अगर स्टेट्स अपने विधानसभा में सिंपल मेजॉरिटी से उस बिल को अगर पास कर देते हैं, तो सिंपल मेजॉरिटी हमारी कौन सी थी, जो ये नॉर्मल थी, प्रेजेंट एंड वोटिंग वाली, मोर देन 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो अगर वो पास कर देते स्टेट्स, और कितने स्टेट्स, 50% स्टेट, तो आपका जो बिल है वो पास हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये वाला थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं सिंप्लीफाइड वे में आपको ये बता दूं। अब देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें जो स्टेट से रिलेटेड भी आप बता दो। चलिए, तो यहाँ पे मैं इस लेक्चर को खत्म करती हूँ। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि कौन कौन सी मेजॉरिटीज होती है और किस तरह से वो वर्क करते हैं। आगे जब हम अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम देखेंगे कि कौन सी मेजॉरिटी वहां पे यूज करते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स में ये यूज की जा सकती है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में हम इनको यूज कर सकते हैं। कोई भी डाउट रहे तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर and comment to the video and subscribe to the Advait Education.